नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे सभी दोस्तों को आज की नई क्लास में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पिछली क्लास में ट्रांसफार्मर के सारे हिस्से खत्म कर चुके हैं। बस 2 क्लासें बची हुई हैं, जिसमें एक में हम दक्षता खत्म करेंगे और एक में हम हानियाँ खत्म करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, हम इलेक्ट्रीशियन ITI से संबंधित क्लासों को लेकर आ रहे हैं। जो विद्यार्थी ट्रेड थ्योरी में जो कमज़ोर हैं, इलेक्ट्रीशियन की जो ट्रेड थ्योरी में कमज़ोर हैं, या फिर जिन विद्यार्थियों ने कभी अधिकतर विद्यार्थी जो कॉलेजों में नहीं गए हैं और ITI पासधारी हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनका नॉलेज गिव अप नहीं हो पा रहा है, हम उनके लिए बेहतरीन क्लास लाए हैं और हमारी क्लासें रेगुलर चल रही है। उसके बाद हम चाह रहे हैं जो विद्यार्थी जिनकी अच्छी तैयारी है, जिन विद्यार्थियों को सारा ज्ञान है, वो फिर भी इन क्लासों को देखे। इन क्लासों ने कुछ ना कुछ पॉइंट मुझे 100% मुझे विश्वास है कि आपने चाहे पढ़ रखा होगा या पूरा ट्रांसफार्मर पढ़ रखा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें से आपको ऐसा मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा, जो पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद मेरे भाइयों, जो विद्यार्थी खतरनाक तैयारी है जिन विद्यार्थियों की, और वो किसी ना किसी कारण से रह रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक ITI विद्यार्थी के लिए सबसे कमजोर पहलू होता है, उस कमजोर पहलू को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में हम रोज एक न्यूमेरिकल की क्लास हर चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों को लेके आए। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास ही नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि छोटे से बोर्ड पर ही आपकी इन समस्याओं को भी दूर करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज या फिर कल से आपके लिए एक न्यूमेरिकल की क्लास जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन हो उसी चैप्टर से संबंधित, और उस चैप्टर के क्वेश्चन को फिनिश करें। ऐसे 30-40 क्लासेस लेके आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल अपने समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर हम आज या कल में समाप्त कर देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी बहुत जरूरी होते हैं। 10 से 20% का समथिंग 20%। अब क्वेश्चनों में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 20% तो न्यूमेरिकल का ही हिस्सा हो चुका। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अगली क्लास पार्ट 11 है हमारा। इसमें हम चलते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखो, ट्रांसफार्मर हो या किसी की भी दक्षता हो, ट्रांसफार्मर हो या किसी भी मशीन, किसी भी उपकरण की दक्षता का सबसे पहला सूत्र कौन सा होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। समझ में आया आपको? मैं बताता हूँ क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हो या कोई सी भी मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो या कोई सी भी मशीन हो, उसकी दक्षता हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट और इंटू 100, ये हमेशा सूत्र होता है कोई सी मशीन हो। पर ट्रांसफार्मर का सूत्र स्पेशल, ये हर मशीन का हम स्पेशल सूत्र, एक अलग सूत्र रहता है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, आउटपुट क्या होता है जो हमें प्राप्त हुआ, इनपुट क्या हुआ जो हमने मशीन को दी। मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि इनपुट जितना देते हैं हमेशा उतना आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होता, उससे कुछ ना कुछ कम ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है। अगर हमने 100 इनपुट दिया तो 100 आउटपुट हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। 50 इनपुट दिया तो 50 आउटपुट कभी प्राप्त नहीं होगा। 100 इनपुट पे 95 आउटपुट, 90 आउटपुट या फिर 99 आउटपुट, लेकिन 100 का 100 आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इंटू 100। अब क्या होता है, दक्षता को हमेशा प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए। ठीक है, दक्षता, किसी भी मशीन की दक्षता हो हमेशा प्रतिशत में याद करते हैं। ठीक है, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। ठीक है ना, इसके बाद दक्षता मात्रकहीन होती है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। दक्षता मात्रकहीन होती है। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की दक्षता होती है, एक तो पूरी दक्षता और एक होती है 1 दिन की दक्षता या फिर 24 घंटे की दक्षता। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले पूरी दक्षता का हम सूत्र याद कर लेते हैं। तो इसके पूरे सूत्र क्या है ट्रांसफार्मर की दक्षता का? देखो, दक्षता बराबर ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है? मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा हम किलोवाट एम्पियर में मापते हैं, या फिर छोटी हो तो वोल्ट एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, बड़ी हो तो मिली वोल्ट एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, ये दक्षता, लेकिन वोल्ट एम्पियर तो रहेंगे, ये तो बड़े बड़े मात्रा के वोल्ट एम्पियर के। ठीक है ना, अब दक्षता क्या होती है, दक्षता के बारे में आपको बताऊं मैं, तो हमने क्या क्या देखा है, केवीए।
तो आउटपुट केवीए, इनपुट में भी केवीए। सूत्र याद करने का तरीका दक्षता का, ट्रांसफार्मर की दक्षता का, ठीक है। ऊपर भी cos फाई पावर फैक्टर के चक्कर में और नीचे भी इनटू cos फाई। अब इन दोनों में हम अंतर कैसे बताएंगे कि ये तो आउटपुट अपन इनपुट हो क्या, लेकिन अंतर में देखना पड़ेगा। दक्षता में मैंने क्या बताया था, जितना इनपुट वही उससे थोड़ा कम आउटपुट। तो इनपुट हमने केवीए इनटू cos फाई दिया और आउटपुट भी हमें क्या मिल गया, केवीए इनटू cos फाई। लेकिन अगर ये मिल गई और ये मिल गई तो हमारी ये वाली थ्योरी तो फ्लॉप हो गई। हमें इनपुट का हिस्सा ज्यादा करना पड़ेगा और आउटपुट के हिस्से को कम करना पड़ेगा, तभी हमारी जो थ्योरी रहती है कि इनपुट के बराबर आउटपुट नहीं होता, हमेशा इनपुट से ही कम आउटपुट होता। तो इस थ्योरी के लिए हमें इनपुट के मान को बढ़ाना पड़ेगा और आउटपुट के मान को कम करना पड़ेगा। इनपुट और आउटपुट दोनों को बराबर नहीं रख सकते, ठीक है। अब क्या होता है, केवीए इनटू cos फाई, केवीए इनटू cos फाई। अब इसमें क्या जुड़ता है मेरे भाइयों, यहाँ लगाओ प्लस, इसमें क्या जुड़ता है, कॉपर हानि प्लस लोह हानि, या फिर स्तर हानि प्लस अस्तर हानि। समझ आया? जब हानि और इसमें जुड़ जाएगी तो इसका मान बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राप्त हुआ हमें हानियों को घटा के प्राप्त हुआ। यहाँ पे जितनी भी हिस्सा प्राप्त हुआ, बीच में जो हानि होती थी, हानि होने के बाद हिस्सा प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे इनपुट में हम हानियों को भी जोड़ देंगे तो पूरा इनपुट हमारा ज्ञात हो जाएगा और इनपुट का मान बढ़ जाएगा। इसमें क्या, या तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, स्तर हानि प्लस अस्तर हानि, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखें तो कॉपर हानि, स्तर हानि कौन सी होती है इसमें, आयरन हानि, आयरन लॉस, प्लस अस्तर हानि कौन सी होती है, कॉपर लॉस, ठीक है। इनके बारे में मैं अगली क्लास में आपको ज्ञान, अगली क्लास में बताऊंगा। आप अभी इसको लिख लें, जैसे अगली क्लास कंप्लीट होगी तो इनके बारे में आपको ज्ञान मिल जाएगा कि क्यों होती है। ये दक्षता का सूत्र होता है। दक्षता में और कोई स्पेशल कोई चीज नहीं है, बस यही दक्षता का सूत्र है, ठीक है। कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, ये बढ़ जाएगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन कि ट्रांसफार्मर की दक्षता आउटपुट अपन इनपुट इनटू 100, तो आउटपुट में केवीए इनटू cos फाई, इनपुट में केवीए इनटू cos फाई और प्लस करके स्तर हानि प्लस अस्तर हानि, या फिर इंग्लिश में आयरन लॉस कॉपर लॉस, ठीक है। इसका एक सूत्र बन सकता है आउटपुट अपन इनपुट का, इधर ही देख लीजिए कैसे बन सकता है कि ये आउटपुट दिख रहा है आपको, ये आउटपुट और ये भी आउटपुट ही दिख रहा है ना, मतलब ये तो इनपुट लेकिन आउटपुट के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो पूछने के लिए आउटपुट पर प्लस लॉसेस, एक सूत्र ये भी आपका बन सकता है। समझ में आया नहीं आया, एक बार और देख लीजिए, आउटपुट अपन इनपुट इनटू 100। अगर हम ये आउटपुट जो है वो इनपुट से मिलके आया है, ठीक है ना। जब ये केवीए इनटू cos फाई, पहले तो केवीए इनटू cos फाई और प्लस स्तर हानि अस्तर हानि से मिलके ही केवीए इनटू cos फाई आया। अब जब अपन ने इतना इनपुट दिया, इतना सारा जब अपन ने इनपुट दिया, तो अपने पास जाके इतना सा आउटपुट आया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आउटपुट और आउटपुट को नीचे लिख कर, तो ये आउटपुट प्लस लॉसेस, समझने वाले सब समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम 24 घंटे वाली दक्षता को लिखते हैं। ठीक है, इतना कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद पूर्ण दिन की ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन की दक्षता क्या होती है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन की दक्षता मतलब 24 घंटे की दक्षता, मतलब जब हम किसी ट्रांसफार्मर की 24 घंटे की दक्षता ज्ञात करते हैं तो वह एक दिन दक्षता या 24 घंटे की दक्षता या पूर्ण दिन दक्षता कहलाती है, पूर्ण दिन दक्षता कहलाती है।
ठीक है। दक्षता, कोई सी भी किसी भी प्रकार की दक्षता हमेशा प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। किसी भी प्रकार की दक्षता हो हमेशा प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। दक्षता का कोई मात्रक नहीं होता है। और दक्षता को हम, हाँ ये मैंने नहीं बताया था, ये भी ध्यान रखिए। दक्षता को किससे व्यक्त करते हैं हम? नीटा से। किससे व्यक्त करते हैं? नीटा से व्यक्त करते हैं। आप चौबीस की दक्षता के लिए अलग सूत्र होता है। कौन सा होता है? नीटा बराबर के डब्ल्यू एच इंटू आउटपुट अपॉन के डब्ल्यू एच इंटू इनपुट इंटू 100। के डब्ल्यू एच ऊपर भी रहेगा, के डब्ल्यू एच नीचे भी रहेगा, याद करना सूत्र। आउटपुट इंटू इनपुट मतलब सूत्र वही है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। सूत्र तो वही है लेकिन 24 घंटे, तो 24 घंटे के लिए के डब्ल्यू एच लगा है, ठीक है ना। इसके बाद कितनी, अगर इसी क्लास में हानि हो जाती है तो हानि को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हो जाएगी 20 मिनट में हानि। आप ये उतार लीजिए। दक्षता हमारी पूरी हो चुकी है। हम हानि पे आते हैं स्पेशल, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। जब हम हानि पे जब आते हैं तो हानि कितने प्रकार की होती है? मशीनों में हानि 3 प्रकार की होती है। ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा प्रकार की युक्ति है जिसमें हानि 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्या बताया मैंने? मशीनों में जो हानि होती है वो 3 प्रकार की होती है, और ट्रांसफार्मर में जो हानि होती है वो 2 प्रकार की होती है। मशीनों में 3 प्रकार की हानि कौन कौन सी होती है? एक होती है अपनी, एक कौन सी होती है अपनी? ताम्र हानि, जिसे हम अस्तर हानि बोलते हैं, जो लोड के साथ परिवर्तित होती है। दूसरी बोलते हैं हम स्तर हानि, जिसे लौह हानि बोलते हैं, चुंबकीय हानि बोलते हैं, कोर हानि बोलते हैं। इतने नाम है, इन सब नाम को याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। और तीसरी हानि कौन सी होती है? घूर्णन हानि या यांत्रिक हानि। लेकिन ट्रांसफार्मर में घूर्णन करने वाला कोई सा भाग नहीं होता, इसलिए घूर्णन वाली हानि नहीं होती। इसलिए हम 2 प्रकार की हानि यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर की हानि के बारे में हम पढ़ते हैं। ये ट्रांसफार्मर की हानि कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की 2 प्रकार की हानि होती है, ठीक है। मैं इधर बता देता हूं। एक होती है अस्तर हानि और एक होती है स्तर हानि, ठीक है, ठीक है। अस्तर हानि, इसका दूसरा नाम क्या होता है अस्तर हानि का? ताम्र हानि। अस्तर हानि का मतलब वेरिएबल लॉस, समझ में आ रहा होगा आपको इंग्लिश में भी। स्तर हानि मतलब फिक्स्ड लॉस, चाहे मशीन कितने ही लोड पे चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इसका लॉस निश्चित ही रहेगा। और ये कौन सी हानि होती है? लो हानि, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें तो ये हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है। मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ये हानि भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे लोड घटेगा वैसे वैसे ये हानि भी घटेगी, ठीक है। ये हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है, ठीक है। लेकिन ये जो हानि होती है लोड का, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जाना आपने, अस्तर हानि होती है, ताम्र हानि होती है, और ये इसे बाइंडिंग लॉस भी, बाइंडिंग या कुंडली हानि भी कहते हैं। ये नाम ही तो है, नाम में से क्वेश्चन बनते हैं। इसे ऊष्मीय हानि भी, ऊष्मीय हानि भी कहते हैं। ये किसी भी मशीन की सबसे अधिक हानि होती है, सबसे अधिक हानि होती है। समझ में आ रहा? मैं अभी समझाता हूँ, सबका सब समझाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट आप उतारिए, क्योंकि ये पॉइंट जब आप उतारेंगे तो अति आवश्यक है। कैसे है देखो, ताम्र हानि के बारे में मैं आपको बताऊं तो ताम्र हानि अस्तर हानि है, वेरिएबल हानि है, जैसे ऊष्मीय हानि भी बोलते हैं, इसे बाइंडिंग हानि भी बोलते हैं, इतने इसके नाम है, ठीक है। इसके बाद अगर किसी मशीन और किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक हानि कौन उत्पन्न करती है, तो अस्तर हानि या ताम्र हानि, ठीक है।
दूसरी बात, ये लोड के साथ परिवर्तित होती है, ठीक है, लोड के साथ ये हानि परिवर्तित होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोड के साथ परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी होती है, ताम्र हानि होती है या अस्तर हानि होती है, ठीक है। ये किसी मशीन में सबसे उसमें हानि वाइंडिंग हानि, ठीक है, इधर से हो गया। अब थोड़ा सा इधर की तरफ देख लेते हैं, इसमें भी लो हानि, लोड पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह हानि क्रोड में होने वाली हानि होती है, क्रोड में होने वाली हानि होती है, ठीक है। इसे चुंबकीय हानि भी कहते हैं, चुंबकीय हानि भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे कोर हानि भी कहते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। जल्दी से उतार लीजिए, अभी और भी बची हैं हानियों में, इन्हीं इन्हीं के अंदर और भी पार्ट बचे हैं, आप इनको उतार लेंगे तो हम क्लास को आगे बढ़ेंगे। देखो अस्तर हानि जो ताम्र हानि है, अब हम देखते हैं कि मशीन में या फिर ट्रांसफार्मर में हानि, जब बाइंडिंग हानि है तो बाइंडिंग कौन कौन किस किस जगह पर की जाती है, ठीक है। और लो हानि मतलब क्रोड, कहाँ क्रोड होती है, तो कहाँ हानि की जाती है, ठीक है। इतना हो गया, उतार लिया होगा आप सबने, या फिर स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, ठीक है। इतना ही, क्योंकि इसमें ही आगे बढ़ना है हमें। जो मैं बताऊंगा ना, ये एक एक पॉइंट इतना जरूरी है। ये मान लीजिए कि इन एक एक पॉइंटों में से क्वेश्चन बने हैं, अगर मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ, इन एक एक पॉइंट में से क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं अस्तर हानि में, अस्तर हानि में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तीन प्रकार, अस्तर हानि में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तीन प्रकार की होती है, ठीक है। ये तीन प्रकार की जो होती है, ये मशीनों में होती है, तो ट्रांसफार्मर में ना पढ़े तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं मशीनें कराऊंगा ना तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो बेसिक है ट्रांसफार्मर के लिए वो पढ़ लेते हैं कि अगर अगर हानि, ताम्र हानि के अगर सूत्र पूछे, ताम्र हानि का सूत्र अगर पूछे तो क्या होता है, आई स्क्वायर आर। मतलब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो ताम्र हानि होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के समानुपाती होती है। यह आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या होता है मैं बताता हूँ। अस्तर हानि किससे, बाइंडिंग में होने वाली हानि होती है। अस्तर हानि किसमें होने वाली हानि होती है, वाइंडिंग में होने वाली आती है। और वाइंडिंग किससे बनाते हैं हम, ताम्र से बनाते हैं, तार से बनाते हैं, ताम्र के तार से बनाते हैं, एनाइड कॉपर से बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ताम्र हानि। अब जो ताम्र हानि है इसका सूत्र क्या है, आई स्क्वायर आर। मतलब ताम्र हानि जो रहती है, या फिर अस्तर हानि को ही ताम्र हानि बोलते हैं, अस्तर हानि को ही ताम्र हानि बोलते हैं। ये ध्यान रखें कि अस्तर हानि को ही ताम्र हानि बोलते हैं। और जो ताम्र हानि होती है उसका सूत्र है आई स्क्वायर आर। मतलब ताम्र हानि धारा के वर्ग के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के मात्र समानुपाती होती है। क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें और मेन क्या है जो हमको पढ़ना चाहिए अपने लिए, यहाँ ताम्र हानि किसी भी मशीन में 35% नुकसान पहुंचाती है। इसका वेटेज कितना है, ताम्र हानि का वेटेज 35% है। ताम्र हानि का वेटेज कितना है, ताम्र हानि किसी मशीन में सबसे ज्यादा हानि होने वाली हानि है 35 से 40% नुकसान पहुंचाने वाली हानि, ठीक है। इसके बाद इसका एक सूत्र आता है जिससे हम क्वेश्चन बनते हैं, जिससे हम क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है कि ताम्र हानि बराबर ताम्र, ये पॉइंट तो आप लिख ही लेना, ताम्र हानि बराबर लोड का स्क्वायर। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इनसे, लोड का स्क्वायर ये क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, इसलिए आप इसको लिख लीजिए, ताम्र हानि बराबर लोड का स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, लोड का स्क्वायर। आप ये पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ताम्र हानि आपकी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, वेरिएबल हानि आप फिनिश हो जाएगी, ये लोड के हिसाब से होती है। अगर लोड बढ़ेगा तो ताम्र हानि बढ़ेगी, अस्तर हानि बढ़ेगी। लोड घटेगा तो ताम्र हानि घटेगी। धारा का मान बढ़ेगा तो ताम्र हानि उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी और प्रतिरोध के समानुपाती होती है। सब क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, सब बनेंगे, सब कराऊंगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल की क्लास में जल्दी से जल्दी रोज एक क्लास में न्यूमेरिकल की लेने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप सभी को क्लियर आपके न्यूमेरिकल हो जाए। अब आगे हम स्तर हानि पे जाते हैं। स्तर हानि को मैंने क्या बताया था कि ये लो हानि होती है,
ठीक है, ये चुंबकीय हानि होती है। इसमें मैंने क्या बताया था, लोड पर निर्भर नहीं करती है कि दो प्रकार की हानि होती है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये दो प्रकार की हानि होती है, कौन कौन सी, यही मैं आपको क्लियर करा देता हूं। एक होती है हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि, और एक होती है बम्बर धारा हानि, बम्बर धारा हानि। ठीक है, समझ में आ रहा? एक होती है हिस्टैरिसीस हानि और एक होती है बम्बर धारा हानि। हिस्टैरिसीस धारा हानि जो मैंने आपको बताया था, वो सब जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टैरिसीस हानि होती है, ये क्या होती है कि हम जब इसकी सिलिकॉन की मात्रा, जितनी हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, हिस्टैरिसीस हानि उतनी कम होती है। और हिस्टैरिसीस हानि सबसे ज्यादा किसमें होती है? क्रोम स्टील में, कार्बन स्टील के। अगर जब हम बनाते हैं किसी चीज को, कार्बन स्टील की बनाते हैं क्रोड को हम, या फिर क्रोम स्टील की बनाते हैं, तो उसमें हिस्टैरिसीस हानि अधिक होती है। तो हम किसका काम करते हैं? हम सिलिकॉन उसमें मिला देते हैं, स्टील की मात्रा में सिलिकॉन मिला देते हैं, जिससे हमारी हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है। सबसे पहली क्लास में आपको बता चुका था। तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हानि को किसमें व्यक्त करते हैं? वाट में। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हानि को किसमें व्यक्त करते हैं? वाट में। हानि को किसमें व्यक्त करते हैं भाइयों मेरे? वाट में। अब हिस्टैरिसीस हानि का सूत्र क्या होता है? वाट। हिस्टैरिसीस को किससे लिखेंगे? एच से। इसका सूत्र क्या होता है? बी मैक्सिमम 1.6, ठीक है, इनटू आवर्ती इनटू वी, ये इसका सूत्र है। और अगर बम्बर धारा हानि पे जाते हैं तो वही वाट से, हानि को वाट से और बम्बर को ई से, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडी करंट हानि। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा? v का स्क्वायर मैक्सिमम f का स्क्वायर और t का स्क्वायर। आप ये लिख लीजिए, फिर मैं इनको आगे बता देता हूँ इनको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आहिस्ता हानि तो मेरी क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया था, ये जो तो सूत्र लिखवाए थे, इसमें bm क्या होता है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, इसके बाद ये F क्या होती है? आवर्ती होती है। ठीक है, इसके बाद ये B क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, इसके बाद ये T क्या होता है? पत्ती की मोटाई होती है, पत्ती की मोटाई, पत्ती की मोटाई। मैंने आपको सब पिछली क्लास में बता चुका है क्या होती है। बम्बर धारा हानि को हम क्या लिखते हैं? एडी करंट हानि। और हिस्टैरिसीस हानि को हम क्या लिखते हैं? सेटल हानि। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर ये सूत्र जो थे इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इन सूत्रों को जरूर याद करें कि VH मतलब हिस्टैरिसीस हानि, V मैक्सिमम पर घात -1.6, फ्रीक्वेंसी और किस पे निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है? वेग पर। और ये क्या होती है? B मैक्सिमम मतलब स्क्वायर पर F का स्क्वायर, T का स्क्वायर। T मतलब थिकनेस की मोटाई या फिर पत्ती की मोटाई, B मतलब वेग, A मतलब आवर्ती, और ये अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि लौह हानि क्या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है? तो हाँ भाई साहब, लौह हानि, चुंबकीय हानि, ये दो प्रकार की होती है। लिखवाया, पढ़ाया। एक होती है हिस्टैरिसीस हानि, ये भी लौह हानि के अंतर्गत आती है। एक होती है बम्बर धारा हानि, ये भी लौह हानि के अंतर्गत आती है। सेतल्य हानि, ये भी लौह हानि के अंतर्गत आती है। एडी करंट हानि, ये भी लौह हानि के अंतर्गत आती है। दोनों के मैंने यहाँ पे सूत्र लिखवा दिए, एच। और ठीक है, अब क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी मतलब लौह हानि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लौह हानि चुंबकीय फ्लक्स, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर भी निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। लौह हानि वेग पर निर्भर करती है, ये भी बनता है। और लौह हानि के पत्ती की मोटाई पर निर्भर करती है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर हानि। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी आप लिखिए। मैं कोई कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको, जो जो क्वेश्चन बनते हैं आपने अगर यहाँ से पढ़ा ना, तो मैं आपको ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि आपका कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सही और सटीक पढ़ा रहा हूँ। देखो, अधिकतम दक्षता, अगर ये पूछे कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब हो सकती है,
अधिकतम दक्षता कब हो सकती है? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब हो सकती है, बताओ मुझे। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब हो सकती है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका एक आंसर होता है, पहला पॉइंट अगर ऐसा जाए तो ऐसा याद रखना, या आते हैं अलग अलग तरीके से, स्तर हानि बराबर अस्तर हानि, अगर दोनों हानि बराबर हो जाएंगी तो दक्षता अधिक होगी। ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं आए, अगर ऐसा जाए कि लो हानि बराबर ताम्र हानि, अगर ऐसा भी नहीं आए तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर जाए तो वेरिएबल हानि बराबर फिक्स्ड हानि, हानि का मतलब लॉस लिख लेना। ठीक है, ये दक्षता भी खत्म कर दी आज, और जो हानि थी वो भी खत्म कर दी। लेकिन आप इस चीज को जरूर ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया तो इससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि जो ताम्र लॉस होता है वो हमेशा किसके, लोड के स्क्वायर होता है। ठीक है, ताम्र लॉस, ताम्र लॉस, और एक ताम्र लॉस का एक सूत्र और बताया था मैंने, उस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको उसमें बताया, किसमें, हिस्टैरिसीस हानि का सूत्र बताया मैंने आपको, हिस्टैरिसीस हानि बराबर, इस पे भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वी का स्क्वायर, अधिकतर ये चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा, स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें ये आएगा वी मैक्सिमम 1.6, सॉरी ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम, ये हो गया 1.6, यहाँ आएगा एफ इंटू वी, और फिर मैंने जो एडी करंट का आपको बताया था, वो क्या बताया था मैंने आपको, वी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। ये सारी चीजें वोल्टेज रेगुलेशन पे भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कोशिश करूंगा कि आप ट्रांसफार्मर की आपको न्यूमेरिकल की क्लास करा दूं। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर में कुछ भी नहीं बचा है, बचा तो एक ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन बचा हुआ है। अगर टाइम होता है 27 मिनट है, मतलब 27 होती है 3 मिनट में, ठीक है हम करते हैं, तो मैं आधे घंटे ज़्यादा क्लास नहीं लेता हूँ, तो आप वो भी कंप्लीट करके ट्रांसफार्मर को खत्म करते हैं ना। ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन, या फिर आप इसको सुन ही लीजिए, देखो कोई सा भी ट्रांसफार्मर है उसका हम समांतर प्रचालन क्यों करते हैं, आप अपने हिसाब से नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। तो समांतर प्रचालन करने के दो फायदे, समांतर प्रचालन करने के दो फायदा, मतलब दो ट्रांसफार्मर या दो मशीनें एक दूसरे के समांतर क्रम में लगाई जाती है। पहली बात क्यों लगाई जाती है, जैसे अगर दोनों मशीन में से अगर एक मशीन खराब हो गई है और हम किसी को सप्लाई दे रहे हैं, तो अगर एक मशीन लगाएंगे और वो अगर खराब हो गई तो सप्लाई कुछ दिनों के लिए बाधित हो जाएगी। लेकिन अगर हम दो मशीनें या दो ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो इसका लोड इसको ऊपर शिफ्ट करके इसको, इस ट्रांसफार्मर को हम निकाल लेंगे, और जो ये ट्रांसफार्मर रहेगा ये जब तक सप्लाई को सुचारू रूप से चलाते रहेगा। फिर इस सप्लाई का हम मेंटेनेंस करके, मतलब इस ट्रांसफार्मर का, इस मशीन का मेंटेनेंस करके फिर हम समांतर क्रम में प्रचालन कर देते हैं, एक काम। दूसरा काम क्या होता है, अगर अधिक लोड, अगर जैसे हम किसी सिस्टम को चला रहे हो, एक सिस्टम को चला रहे हैं उसमें 3 सिस्टम और हमने रखी है, मतलब 4 सिस्टम, अब उसमें बढ़ गया लोड, तो अधिकतम लोड को एक ट्रांसफार्मर नहीं झेलेगा, तो इसके समांतर क्रम में हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो ये लोड को आसानी से सहन कर लेगा। मुख्य दो कारण। अगर पूछे जाए कि समांतर क्रम की शर्तें क्या हैं, ये जरूर मैं आपको लिखवा देता हूँ, समांतर क्रम की शर्तें, समांतर क्रम की शर्तें किसमें, ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज समान, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों ट्रांसफार्मर का की फ्रीक्वेंसी समान, ठीक है। तीसरी, दोनों ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस समान, ठीक है। चौथी, दोनों ट्रांसफार्मर की, दोनों ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस समान, फ्रीक्वेंसी समान, वोल्टेज समान, और एक पॉइंट है दोनों ट्रांसफार्मर का फेज क्रम समान। ये 4 बातें आप याद रख लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम की शर्तें बता दी मैंने, बस यही है। ट्रांसफार्मर चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इसके जो न्यूमेरिकल रहेंगे, हम
आज या कल मैं इसके न्यूमेरिकल या फिर हम शुरुआत से न्यूमेरिकल की क्लास लेके चलते हैं जिससे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता जाता है। या फिर हम अगर ऐसा लगेगा कि ट्रांसफार्मर के निपटा दें, चैप्टर बाई चैप्टर करते चले, तो हम वैसा भी कर लेंगे। ठीक है, ये समांतर क्रम के प्रचालन की शर्तें हो गई। दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी समान होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस समान होना चाहिए। इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा, ठीक है, हिंदी में अगर बोली जाए तो इसे प्रतिबाधा। दोनों ट्रांसफार्मर की फेज क्रम समान होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या दोनों ट्रांसफार्मर की क्षमता समान होनी चाहिए? नहीं मेरे भाइयों, ये ध्यान से रखो। अगर पहला ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा ट्रांसफार्मर भी 25 केवीए का हो। हम दूसरा ट्रांसफार्मर 63 केवी का कर सकते हैं या फिर हम 100 केवी का कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरा ट्रांसफार्मर किसी भी केवीए का, मतलब क्षमता समान नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत है। दूसरा ट्रांसफार्मर हम 100 केवीए का ले सकते हैं, मतलब क्षमता समान का कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्षमता किसी भी ट्रांसफार्मर का हम रख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी ट्रांसफार्मर रख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं जो गांव के स्तर पे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आईटीआई वाले जो भी व्यक्ति आईटीआई करते हैं एक अच्छे वर्ग से, जो आईटीआई करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जो कमजोर वर्ग से होते हैं या फिर जिनके पास आगे का किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वो चाहते हैं कि आईटीआई करके हमें कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए, तो वो विद्यार्थी आईटीआई करते हैं। लेकिन अब आज के ज़माने में आईटीआई जॉब करने के लिए भी एक इंटरव्यू चलने लगा है और उस इंटरव्यू में आईटीआई का ज्ञान लेना बहुत अति आवश्यक है। और गवर्नमेंट